नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा सिंह लोक बात में आपका स्वागत करती हूँ। जनता की बात जनता के साथ हमारे खास मुलाकात पेशकश में आज मैं आपको मिलाऊंगी एक खास शख्सियत से जो हुकुम देव नारायण यादव जी हैं, जो भूतपूर्व केंद्र मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। साथ ही गरीब गांव किसान के लिए संघर्ष करते हुए सांसद लोकसभा से लेकर सांसद तक अपनी आवाज को बुलंद करते हुए उन गरीबों और किसानों के लिए जो संघर्ष करते रहे हैं, उनकी उम्र निकल गई संघर्ष करने में। उनसे आज हम जानेंगे बिहार इलेक्शन के बारे में कि उनकी क्या राय है बिहार इलेक्शन को लेके, और साथ ही उनके जीवन के बारे में जानेंगे कि वो बिहार से यहाँ तक दिल्ली तक का सफर कैसे तय किए हैं और कितना संघर्ष किए हैं। गरीब किसान गांव में वो रहने वाले हर एक व्यक्ति जो किसी लायक का नहीं, जिसके पास रोजगार नहीं, जिसके पास कोई काम नहीं, उनके लिए संघर्ष करते हुए संसद में आवाज बनना और आवाज उठाना। आज आइए मैं उनसे रूबरू कराती हूँ और बताती हूँ कि कैसा है उनका, ये लोगों के लिए क्या भावना लेके की सेवा करते हैं और उन्हें उनकी लाइफ में, उनके जीवन में वो कितना संघर्ष किया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, आपका काम ही पूरे विश्व में आपको अलग बनाता है। आपके बोलने के तरीके, अपने जितनी हमारी परेशानी है, बिहार की परेशानी है, अपने क्षेत्र की परेशानी है, जिस तरीके से आपने संसद में आवाज उठाते हैं, वो आपको और सांसदों से बहुत अलग बनाता है। और साथ ही आप बिहार से दिल्ली तक का सफर तय करने में आप कितना संघर्ष किए हैं सर? सबसे पहले तो हम मिथिलांचल के छी, ताहि दुआरे मैथिली में अहाँ सबके स्वागत करे छी। जे लोग हमरा से पूछले और दोसर, हम मिथिला के माटि पानि में जन्मैत बढ़ैत खेलैत कूदैत जतऽ तक अयलहुँ, एते देश भर में दुनिया भर में सम्मान पेलहुँ। ताहि दुआरे ओहि माटि पानि के, ओतऽ के लोग के सबके नमस्कार करे, धन्यवाद दे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। एक गांव में साधारण किसान के परिवार में जन्म लिया। प्राइमरी स्कूल तक पैदल चल के पढ़ने गया नंगे पांव। मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए अपने गांव से 2 किलोमीटर पैदल चल के जाता था। अच्छा भोजन नहीं मिला, जमीन पर चटाई बिछा के सोता था। जमीन थी, ये नहीं है कि बिना जमीन वाले किसान थे, लेकिन बाढ़ इतनी आती थी उस समय कि 3 महीना लगभग गांव के चारों तरफ बाढ़ से घिरे रहते थे। कहीं निकलने का रास्ता नहीं था, कोई सड़कें नहीं। तो बिहार में सर जो बाढ़ की समस्या है वो आपके टाइम से चलती आ रही है लगातार, और अब भी लोग उसमें संघर्ष कर रहे हैं। मेरे समय से ही नहीं, मेरे पूर्वजों के समय से। सर, अब भी आपको क्या लगता है बिहार में जो बाढ़ की समस्या है वो अब पहले और अब में कुछ कम हुआ है या उसी गति से चलते आ रही है? देखो, पहले जो बाढ़ आती थी तो काफी देर पार का पानी रुकता था, लेकिन उसके बाद जो बाढ़ आने के लिए, बाढ़ के सुरक्षा के लिए नदियों में जो तटबंध बनाए गए, तो जो साधारण बाढ़ आती है वो नदी होके चली जाती है, लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल पर कभी कभी उनके चक्र होते हैं। भयंकर बाढ़ आती है तो कई जगह नदियों के तटबंध टूट जाते हैं, तो उसके कारण कुछ इलाके में बाढ़ की भयंकरता काफी आ जाती है, लोगों को काफी परेशानी होती है और लोग काफी तकलीफ में आते हैं। जानमाल को भी खतरा होता है। लेकिन नई खेती की जो तकनीक आई है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने तो खेती की नई तकनीक, नए बीज निकाले हैं, उसके कारण खेती में सुधार हुआ
और नई खेती और नई तकनीक के कारण बाढ़ से जो फसल बर्बाद होती थी जहाँ, वहां उन लोगों ने बाढ़ के समय खेती करना छोड़ दिया और बाढ़ के बाद रबी की फसल पूरी ताकत के साथ करते हैं और 3 फसल के बराबर एक फसल वो पैदा कर लेते हैं। इसीलिए उनमें भी खुशहाली आई है। सर, ज्यादातर आप किसानों को लेकर बहुत ज्यादा आवाज उठाते हैं संसद में, तो सर आपको क्या लगता है कि जो खेती में कुछ बदलाव आया है पहले और अब में, किसानों को लेके क्या उनको? काफी बदलाव आया है। खासकर ये जो इधर 1999 में के चुनाव के बाद केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तब जो विकास की दिशा थी वो दिशा बदल दी गई। पहले जो दिशा थी विकास की, वो दिशा थी शहर के लिए, लेकिन अटल जी के समय में वो दिशा बदल गई। गांव के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए। तो वो जो दिशा बदल गई, उसमें कठिनाई होती है, लेकिन उन्होंने उस दिशा को बदल के गांव की ओर मोड़ दिया गाड़ी को। उसके बाद विकास भी गांव की ओर जाने लगा, गांव में उन्नति भी होने लगी और उसके साथ साथ किसानों के अंदर चेतना भी जगी। फिर उन्होंने जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत गांव-गांव में स्कूल बनने लगे, पक्के स्कूल बने। लेकिन जो बिहार में जो असली कार्यान्वयन की जिम्मेदारी तो बिहार सरकार पर होती है ना। कोई भोज करने वाला हो, कितना अच्छा भोज करे, लेकिन परोसने वाला दुरुस्त नहीं हो तो फिर लोगों को अच्छे से खिला नहीं पाएगा। तो परोसने का काम है बिहार राज्य सरकार का। अब भोजन की सामग्री देने का काम है केंद्र सरकार का। तो वाजपेयी जी के समय में केंद्र सरकार के तरफ से राज्यों के गांवों के विकास के लिए राशि तो जाने लगी, लेकिन राजनीतिक दुर्भावना के कारण या यूं समझिए अनुभवहीनता के कारण या यूं समझिए कि राजनीतिक बेईमानी के मन में रहने के कारण उस राशि का राज्य सरकारों को जितना सही ढंग से उपयोग करना चाहिए नहीं किया। उन्होंने ऐसी तरह से योजनाओं का कार्यान्वयन किया कि जिसमें बंदरबाट हो और लोगों को कम से कम आम लोगों को लाभ मिले। लेकिन अटल जी के समय से विकास की दिशा बदल गई, दृष्टि बदल गई, काम शुरू हुआ। सर, बिहार में कहीं ना कहीं कुछ राजनीति की वजह से ही बिहार में जो एजुकेशन है उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा सर, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बदलाव 2 तरीके के होते हैं। एक है विशेषज्ञता और एक है सामान्य पढ़ाई। तो 1977 में कर्पूरी ठाकुर जब बने थे मुख्यमंत्री और 1967 में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे, उस समय कर्पूरी ठाकुर ने पहले मिडिल तक की फीस माफ कर दी, फिर मुफ्त एजुकेशन पढ़ाई और फिर उन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी। इसलिए कि फीस के नहीं रहने के कारण गरीब के बच्चे 7वीं से 8वीं में नहीं जा पाते थे और 8वीं के बाद जाने के बाद 8वीं में 9वीं में जाके नाम कट जाता था क्योंकि उनके पैसे नहीं होते थे। इसीलिए कर्पूरी ठाकुर जी ने हाई स्कूल तक फीस की माफी कर दी। प्राथमिक स्कूल में उन्होंने बच्चों को मुफ्त में सरकार की तरफ से किताब देना शुरू किया। क्यों किया? नहीं, समझना चाहिए। उससे पहले भी तो मुख्यमंत्री हुए थे ना। क्योंकि इसलिए किया कि कर्पूरी ठाकुर एक गरीब
अति पिछड़े नाई के घर में पैदा लिए थे और उन्होंने बचपन से ही गरीबों के हर तरह के तकलीफ को देखा था। तो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गरीब के जीवन में जो कठिनाई है उस पर ध्यान दिया कि कैसे ये कठिनाई है उसको कैसे हटाया जाए। दूसरा उन्होंने किया कि जो बच्चे पढ़ते थे वो सब विषय में बड़े तेज होते थे, लेकिन अंग्रेजी में उनकी पढ़ाई कमजोर होती थी, इसलिए अंग्रेजी में फेल हो जाते थे। कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि मैट्रिक हाई स्कूल तक की पढ़ाई में अंग्रेजी रहेगी, पढ़ाई होगी, लेकिन परीक्षा में अगर कोई अंग्रेजी में फेल हो जाएगा तो इसके कारण वो फेल नहीं माना जाएगा, उसको पास माना जाएगा। क्यों? इसलिए कि उस समय मैट्रिक पास होना सरकार के तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के लिए मैट्रिक पास होना अनिवार्य था। तो इसलिए जब वो मैट्रिक पास हुआ तो उसमें जो गरीब लोग थे, पिछड़े और दलित समाज के जो बच्चे थे, उस समय के अनुसार उनको नौकरी मिलने लगी, वो बनने लगी। ये दृष्टि थी। सर, आज भी देखा जाता है कहीं ना कहीं कि हम बिहारी जो है वो इंग्लिश की वजह से काफी मार खाते हैं बाकी राज्यों की अपेक्षा। बिहारी अब भी कहीं ना कहीं इंग्लिश की वजह से बहुत अच्छी जॉब भी उनसे चली जाती है, उनके पास एजुकेशन भी होता है, डिग्री भी बहुत ज्यादा होती है, नॉलेज भी बहुत होता है, लेकिन वो अपने इंग्लिश लैंग्वेज के चलते वो कहीं ना कहीं थोड़ी उनसे कम रह जाते हैं बाकी राज्यों के बच्चों की अपेक्षा। तो सर, इसको कैसे बदला जाए कि सबके मानसिकता में ये बसा हुआ है कि बिहार का है बच्चा तो वो इंग्लिश नहीं जानता होगा, वो अच्छा कर नहीं सकता। ये मानसिकता अदर जितने राज्य हैं वहां पे कहीं ना कहीं बसा हुआ है कि कंपनीज भी, बहुत सारी कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहां जाके अगर डॉक्यूमेंट्स दिखा दो तो वहां वो पहले पूछते हैं, अगर दिख गया उनके डॉक्यूमेंट्स में कि वो बिहार का है तो उससे सीधा ये पूछा जाता है कि इंग्लिश आती है नहीं आती। तो ये कहीं ना कहीं बसा हुआ है हमारे समाज में भी। देखो, एक बात, एक है सामान्य शिक्षा, एक है विशेष शिक्षा, जिसको कहते हैं विशेष, स्पेशल। तो जो सामान्य शिक्षा है, सामान्य काम के लिए शिक्षित होना, उसमें आवश्यकता नहीं है इन चीजों की। लेकिन बिहार के ही बच्चे जो बिहार से बाहर आके दिल्ली में और कहीं जाकर के पढ़ते हैं, आखिर वो अखिल भारतीय स्तर की नौकरियों में अच्छे स्थान प्राप्त करने लगे हैं। इसका मतलब है कि प्रतिभा की कमी नहीं है। तो अगर जो दिल्ली में या कहीं जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट सब है कोचिंग करने वाले, अगर ऐसी व्यवस्था वहां भी प्रारंभ से होती तो वो बच्चे वहां करते। लेकिन क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना कि 90 से लेके 2005 तक बिहार की जो राज्य सरकारें थी उसमें शांति, विधि, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर कोई व्यापारी उद्योग लगाने जाता तो उसके उद्योग के काम प्रारंभ होते उससे पहले ही उनसे रंगदार पहुंच जाते कि रंगदारी दो। फिर उसके बाद सड़कें अच्छी नहीं थी, तो सड़कें भी नहीं थी, बिजली नहीं थी। तो कोई भी उद्योग के लिए, रोजगार के लिए, किसी चीज के लिए सबसे जरूरी है सड़क और बिजली। तो आप लोग नहीं देखे है ना, आज के जो युवा वर्ग जो चुनाव में जो इतने कहीं कहीं हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, बेतुके बात बोलते हैं, उन्होंने नहीं देखा ना। मैं जब 67 में विधायक बना था तो मैंने 64 में ग्राम पंचायत का जब प्रधान था तो मैंने अपने इलाके में पहला बोरिंग करवाया था। और 67 में जब एमएलए बना तो मैंने उसमें मोटर लगवाया बिजली का। धीरे 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 90 तक के बाद सबके 90 के बाद बोरिंग पर से मोटर चोरी हो गई, किसान परेशान हो गया। तो उसके बदले पंपिंग सेट लगाया। फिर पंपिंग सेट में से नोजल और इत्यादि गवर्नर इत्यादि जो कीमती चीज थे वो खोल के चोरी होने लगी। किसान
परेशान हो गया। बिजली के जो थे बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। तो पहले बिजली का जो तार था वो एल्युमिनियम का, तांबा का, वो काट लिया। और जब सब तार कट गए तो उस समय बिजली के पोल लोहा के होते थे, रेल वाली पटरी वाली, उज्जर से लोहा के सभी पोल को काट लिया। मेरे गांव के सब पोल कट गए। फिर ट्रांसफार्मर की चोरी हो गई। कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लोग लाचार थे क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं था। कोई सुनने वाला नहीं था। बल्कि मान लीजिए उपद्रवी तत्वों को अगर राज्य सत्ता का संरक्षण मिल जाए तो फिर लोग क्या करेंगे? जब थाना, पुलिस, बीडीओ, सीओ, प्रशासन जब उन उपद्रवी तत्वों के नियंत्रण में आ जाए भय से, तो न्याय कहाँ मिलेगा? और मैंने उसको भोगा है। उसके खिलाफ मैंने संघर्ष किया। संघर्ष करने के कारण जो मुझे भोगना पड़ा, आज के ये जो युवा वर्ग के लोग बोलते हैं, जितना मुझे 90 के बाद लड़ने में संघर्ष करने के कारण जो भोगना पड़ा, अगर उसका 10वां हिस्सा इनको अगर भोगना पड़े तो ये तो पागल हो जाएंगे, सह नहीं सकेंगे। लेकिन मैंने भोगा, जनता में ताकत पैदा की, उन्हें साहस दिलाया। समय आएगा। आते आते 99 से केंद्र में परिवर्तन 96 से शुरू हो गया। 99 में आके सरकार बनी तो चली 4.5 साल 5 साल। और 2005 से बिहार में जब भाजपा और नीतीश कुमार के संयोग से सरकार बनी, उसके बाद जिसको कहिए कि बिहार का द्रुत गति से रूपांतरण शुरू हुआ, द्रुत गति से। सर, बिहार में तो बदलाव बहुत कुछ हुए हैं, लेकिन अब भी बिहार की हालत कहीं ना कहीं वही है। लोग उसी दृष्टिकोण से बिहार को देखते हैं। एजुकेशन को लेके, वहाँ के लोगों की भाषा को लेके, वहाँ के लोगों के पहनावों को लेके, उनके बोलचाल को लेके, वो कहीं ना कहीं लोग अभी भी उसी से जज करते हैं कि बिहारी है, ये है। आपको उस चीज से कमेंट्स पास किया जाता है, तो उस पे क्या बोलेंगे सर? आप भी बहुत फेस किए होंगे इस चीज। नहीं, देखो, बिहारी तो मैं भी हूँ ना, बिहारी मैं भी हूँ। बिहारी तो नीतीश कुमार भी है, बिहारी तो बहुत है, उनकी ओर भी लोग ध्यान देना। बिहार की जो 90 से 2005 तक जो बिहार की छवि बनी, और 2005 के बाद जो बिहार की छवि बनने लगी, तो समय लगता है ना संस्कार बदलने में, मानसिकता बदलने में। और आजादी के बाद से ही बिहार में एक गलत मानसिकता पैदा हुई कि जाति की राजनीति चली, जो आज भी है। आज वो देखो, प्रारंभ हुआ आजादी के बाद से। तो जिस जाति के मुख्यमंत्री बनते थे, उस जाति का भीख मांगने वाला भी अपने को समझता था कि मैं सरकारी जात का हूँ। भीख मांग के खा रहा है, भैंस चरा रहा है, खेत में हल चला रहा है, किसी के दरवाजे के आगे दरबानी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर एक अहंकार महसूस करता था कि मैं शासन करने वाली जाति का आदमी हूँ, क्योंकि मेरे जात का आदमी मुख्यमंत्री है। जी सर। तो उनको और चीज की आवश्यकता नहीं थी। और चूंकि जात के नाम पर राजनीति करने वाले यही चाहते थे कि जब जात के नाम पर राजनीति होगी तो जाति के नाम पर राजनीति करने वाले कौन होंगे? सामंतवादी होंगे। और फिर सामंतवादी होंगे तो व्यक्तिवादी होंगे, और व्यक्तिवादी होंगे तो परिवारवादी होंगे।
और फिर अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिए जात का उपयोग करेंगे और प्रशासन को अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिए उपयोग करेंगे। तो इससे जो लोगों का संस्कार बिगड़ा वो चलते आया 2005 तक। जब जिस जात के मुख्यमंत्री बने, जिस जात के, इस बीच में बिहार में बहुत मुख्य जातियां जो हैं सबको राज करने का मौका मिला, तो एक दूसरे का उदाहरण देने लगे। जब मान लीजिए लालू प्रसाद के राज में भ्रष्टाचार की हम बात करते थे, तो उनके समर्थक लोगों के समर्थक कहते थे आज इससे पहले जगन्नाथ मिश्र के शासन में हो रहा था तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे थे। फिर कोई कहता था इससे पहले श्री बाबू के राज में हुआ था तो आप लोग क्यों नहीं बोले थे। लेकिन ये कहने वाले इस बात को भूल जाते हैं कि श्री बाबू के समय से, जगन्नाथ मिश्र के समय से ही, लालू यादव के समय में भी बिहार के अंदर एक बहुत बड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं की टोली थी जो जात पात की भावना से अलग हो करके वो समाज में जो भ्रष्टाचार था, प्रशासनिक, राजनीतिक भ्रष्टाचार, जातिवाद, इसके विरुद्ध वो लड़ते रहे। और इसमें गरीब सब थे, उनको मालूम है क्या ही नई पीढ़ी को कि कर्पूरी ठाकुर नाई थे, लेकिन एक ही क्षेत्र ताजपुर से चुनाव लड़े और उसी ताजपुर में यादव और भूमिहार का संख्या ज्यादा थी, लेकिन कर्पूरी ठाकुर 52 से लगातार एक ही जगह लड़े और सभी समाज के आशीर्वाद से जीतते रहे। रामानंद तिवारी गाड़ी चलाने वाला गरीब ब्राह्मण के बेटा थे, जिनके पिताजी गाड़ी चलाते थे, बैलगाड़ी चला के उससे परिवार का गुजारा करते थे। वो शाहपुर क्षेत्र से चुनाव लड़े और वहीं से लड़ते रहे। बिहार के एक नंबर समाजवादी नेता बने। कपिल देव सिंह भूमिहार थे। बरहिया बिहार में भूमिहारों का सबसे बड़ा गांव है और सबसे बड़ा जमींदारों का गांव है। उसी गांव में एक अत्यंत साधारण किसान के घर में उनके पिताजी किसी जमींदार के यहाँ ही कोई नौकरी करते रहे होंगे, लेकिन उसी साधारण गरीब भूमिहार के घर में कपिल देव सिंह जन्म लिए और बरहिया में लड़े। वहां से विधायक बने, एमएलए बने, मंत्री बने, नेता बने, लेकिन बरहिया छोड़ के अलग नहीं गए। धनिकलाल मंडल जात के धानुक थे, अति पिछड़ा साधारण किसान परिवार, लेकिन मधुबनी के फूलपरास से यादव बाहुल्य क्षेत्र से वो 2 बार 67 में, 69 में विधायक बने। एक बार लोकहा से जाके लड़े तो वहां भी यादव की संख्या वाले क्षेत्र से लड़े, विधायक बने। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री भी बने, धनिकलाल मंडल जी बिहार में स्पीकर भी बने, चौधरी चरण सिंह जी के साथ गृह राज्य मंत्री भी बने, हरियाणा के राज्यपाल भी बने। आज की तारीख में 2000 जो 90 की बात मैं कहता हूँ, 1990 से, तो वो जो कर्पूरी ठाकुर, कपिल देव सिंह, रामानंद तिवारी, हुकुमदेव नारायण यादव, भूपेन्द्र नारायण मंडल, अक्षय दत्त राय जैसे जो लोग थे, उनका युग समापन पर था। डॉक्टर लोहिया नहीं रहे, समापन पर था। 90 के बाद नेतृत्व, जो भी नेतृत्व आया वो सिद्धांतहीन, दिशाहीन, दृष्टिहीन, अनुभवहीन, संजोग से उनको मिल गया, तो उनको कुछ न कुछ समाज को करना था। तो समाज के अंदर जो द्वेष, विद्वेष, घृणा, हिंसा, ये जो पैदा हुआ 2005 से उसका शमन होने लगा। तो जो 90 से लेके 2005 तक जो हुआ, कभी आप जाएंगे, अभी जो मधुबनी से एमपी है मेरा बेटा डॉक्टर अशोक कुमार यादव,
वो केवटी से चुनाव लड़के एमएलए बना था 3 बार, और उसको 1993 में हम भाजपा में आए। 1993 से लेकर 2005 तक कितना लड़ना पड़ा, कितना अपमान सहना पड़ा, कितना कठिन संघर्ष करना पड़ा। पुलिस के विरुद्ध लड़ने से, लाठी से पिटाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, तब वो नेता बना। कोई मेरे बेटा के कारण नहीं बना। ये लोग गलत धारणा बनाते हैं। जी सर, ये एक धारणा बन चुकी है कि अगर एमएलए हैं, एमपी हैं, तो उनका बेटा उनके अपने बिना संघर्ष किए उनको उनकी राज मिल गई। तो ऐसा नहीं होता, संघर्ष सबको करना होता है। एक नहीं, 2 तरह है। एक है जो संगठन में रह के जनता के लिए, जनहित के लिए संघर्ष करता है। अब 93 से और 2005 जोड़ो, कितना वर्ष हुआ? 7-5 12 साल हुआ ना। तो जो आदमी 12 वर्षों तक संघर्ष किया, जनता के काम के लिए आंदोलन किया, लाठी खाया, जेल गया, तो वो मेरा बेटा है। लेकिन उसकी पहचान बनी कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है, कार्यकर्ता है। उसकी पहचान भाजपा से बनी, भाजपा से। तो एक वो होता है। एक है कि न पढ़ा, न लिखा, अनपढ़, अंगूठा छाप। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई किस योग्यता से? तेजस्वी यादव आज बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, किस योग्यता से? क्या अनुभव है? संघर्ष की जो यात्रा है, संघर्ष, तो जो संघर्ष से निकल के आता है वो संघर्ष की अग्नि में तपता है। जैसे सोना तपने के बाद कुंदन बनता है, उसी तरह संघर्ष की अग्नि में तप कर जो निकलता है वो अलग व्यक्तित्व बनता है। और जो वंश के नाम पर मां के पेट से जन्म लिया, इसीलिए उसका अधिकार है, तो उसने तो संघर्ष किया नहीं। तो आप जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं उनसे मैं इतना ही कहूंगा कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि 5000 वर्षों का रोग है, वो कोई 25-50 वर्ष में इसका इलाज नहीं होगा। इसके इलाज होने के लिए भी समय लगेगा। आज जो बिहार में है जो सड़कें, अगर ऐसी सड़कें मुझे मिली होती सन 60-62 में राजनीति करने समय, तो मेरी जिंदगी आज जैसी है उसमें 20-25 वर्ष और ज्यादा मैं जिंदा रहता। मेरी जिंदगी का तो 1/4 चला गया। वो टूटी सड़कों के हड्डी चूर-चूर हो जाते थे। मधुबनी से मैं सर्किट हाउस से चलता था तो पटना आने में 6.5 घंटे 7 घंटे लग जाते थे। और 2000 अटल जी ने जो काम शुरू किया और जब ये 4 लेन बन गया, सड़कें बनी है, तब 2005 अब जो चलता हो अभी, तो मधुबनी से निकलते हुए पटना आने में 3.5 घंटा में पटना पहुंचते हैं। और अगर मुजफ्फरपुर का बाईपास बन रहा है, वो बन जाएगा, तो दरभंगा से मधुबनी से चलेंगे तो 2.25 घंटा, 3 घंटा में पटना आएंगे। वो तो सवेरे उठेगा, नाश्ता करेगा, पटना आएगा, अपना भर दिन का काम करेगा, रात के 8 बजे निकलेगा, 10:30 बजे घर चला जाएगा। ये जो समझना चाहिए कि जहां 7 घंटा समय लगता था वहां अब 3 घंटा समय लगता है। ये जो समय बचा, उस समय की कोई कीमत नहीं है। इसलिए जो निरर्थक लोग बैठने वाले हैं, ताश खेलने वाले, चाय की दुकान पर बैठ के गप लगाने वाले, उनके लिए समय तो कोई कीमत है नहीं। लेकिन जो व्यस्ततम देश है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जो जर्मनी, जापान,
रूस, उसकी प्रथम दृष्टि क्या है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक दूरी की यात्रा, समय को वो महत्वपूर्ण समझते हैं। तो आज जो ये 6 घंटा के बदले जो 3 घंटा समय लगा, तो 3 घंटा में कोई और काम करेगा कि नहीं? बिल्कुल। और 3 घंटा में काम करेगा तो उससे कुछ उत्पादन होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। 6 घंटा जो सेकेंड गियर, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर में गाड़ी चलाने में जो तेल लगता था, आज जो टॉप गियर में गाड़ी चलती है तो उसमें तेल कम जलता है ना। इतने तेल ईंधन की जो बचत हो रही है उनको, वो नहीं दिखाई पड़ता है। ये अर्थनीति समझना पड़ेगा। दूसरा, जो ये सड़कें जो बनी है 4 लेन, बहुत मैं उस समय राज्य मंत्री था सड़क विभाग का, मैंने बनाया। आज बहुत लोग मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हुकुम जवाब क्या किए, तो हम कहते कोई हमारा समर्थक कहता है 4 लेन सड़क जो बनाए, तो सरकार बनाई ना, सरकार तक आवाज किसने पहुंचाई? तो उन्होंने क्या किया। लेकिन ऐसे बेशरम लोग भूल जाते हैं कि उसके पहले भी, मेरे से पहले तो बहुत एमपी हो गए थे, उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते थे? उनकी तो सरकार होती थी ना, तो उनसे क्यों नहीं पूछते थे? क्यों? इसलिए ऐसे मानसिकता वाले लोग आज भी जीवित हैं। कौन? जिनको मैं कहता हूं राजनीतिक दलाल, समाज का शोषक, जात के नाम पर। ऐसे लोगों का जो धंधा था, नरेंद्र मोदी के समय में उनका धंधा 100% बंद होते जा रहा है। दलाली का धंधा, आप समझो। और ऐसे दलाल किस्म के लोग जो बिहार में हर जाति में जो हजारों की संख्या में थे, जो दलाली करके ही, कमीशन खा के ही, लोगों को धोखा देके ही जो अपना फैशन फुटानी करते थे, जब उनका ये धंधा बंद होगा तो उनमें बेरोजगारी आएगी ना। एक बेरोजगारी भी आई ना। अब इस बेरोजगारी को नरेंद्र मोदी कैसे दूर कर देंगे? तभी ना दूर होगी जबकि फिर कमीशन चालू करा दे, दलाली चालू करा दे, लोगों के योजना में से घूस लेना चालू करा दे। जरा समझो, हल्ला करने वाले के गिरोह का समझो, गिरोह। दूसरे लोग ये कहते हैं कि साहब तेजस्वी यादव है तो उनके साथ सब यादव है, चिराग पासवान है तो उसके पीछे सब पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है तो उसके पीछे सब कुशवाहा है। ऐसे लोगों को ये क्यों याद आती है कि आखिर केवटी से अशोक यादव 3 बार एमएलए बना और यादव का क्षेत्र भी माना जाता है। अशोक यादव को कुछ यादव का समर्थन भी नहीं मिला तो कैसे मिलेगा? भले 30% मिले, 40% मिले, मिला ना। मैं मधुबनी से पार्लियामेंट में जीता, वहां अगर यादव और मुसलमान दोनों जुड़ते हैं तो उस शक्ति से मुकाबला करना बड़ा कठिन हो जाता है। ये सभी मानते हैं, वहाँ के पढ़े लिखे, खास करके वहाँ के ब्राह्मण समाज को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसको महसूस किया। और जब मैं लड़ने गया तो उन लोगों ने समझा कि यही आदमी हम लोगों को इस मधुबनी से, इन राक्षसों से मुक्ति दिला सकता है। उन्होंने समर्थन दिया, ऊंची जाति के लोगों ने दिल खोल के। और फिर यादव में से 30%, 40%, इस बार नरेंद्र मोदी के चुनाव में तो 60-70% यादव नरेंद्र मोदी के साथ वोट दिया। इसलिए मधुबनी में 4,60,000 से अशोक कुमार यादव की जीत हुई। मुझे तो 2009 में मधुबनी में कुल वोट आया था 1,61,000 और इस बार जीत हुई है 4,60,000 से। जरा वो बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे हुआ भाई, कैसे हुआ। हर जात के अंदर 2 धारा रही है सनातन। एक धारा है राष्ट्रीयता की, संस्कृति की, सामाजिक कल्याण की, उदारता की, व्यापकता की,
मानवता की एक धारा, और दूसरी धारा रही है जातवाद की, जातीयता की, कट्टरता की, उन्माद की एक धारा रही है। आज भी राष्ट्र के अंदर ये दोनों धारा का धर्म युद्ध है, जो लोहिया कहते थे धर्म युद्ध। एक तरफ राष्ट्रीयता, भारतीयता, संस्कृति, सभ्यता, मानवता, ये इस धारा वाले सभी जाति के जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, और जो उन्मादी हैं, आतंकी हैं, उग्रवादी हैं, स्वार्थी हैं, ऐसे लोग जो सभी जातियों के अंदर हैं, उनकी एक धारा बन रही है। और आज बिहार में जाके देखिए, ये ऐसे सब का समन्वय है। ये आरजेडी और वामपंथ का समन्वय क्या है? हम समाजवादी आंदोलन में तो सबसे ज्यादा वामपंथियों से ही लड़े। कर्पूरी ठाकुर और हम लोगों का जो नेतृत्व में संघर्ष था, ये कांग्रेस के साथ साथ ये वामपंथी हैं, इन दोनों से लड़ते थे। ये वामपंथी तो दिखावटी कांग्रेस विरोधी होते थे, और जब कभी जरूरी पड़ता था तो ये कांग्रेस के सबसे बड़े समर्थक बन के उनके लिए ये अपने लाठी डंडा सब उठा करके उनके साथ हम लड़ते थे, हमें परास्त करने के लिए। तो हम तो इन दोनों से लड़े हैं ना। तो आज भी लालू यादव ने वही गठबंधन बनाया है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। सर, एक क्वेश्चन मैं सर ये पूछना चाहूंगी कि बिहार में सर किसकी सरकार बनने की चांसेस ज्यादा लग रही है, और कौन बिहार के, जैसे अगर आरजेडी आती है नहीं आती है, ये तो 10 तारीख क्लियर होगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन सर उस पर आपकी राय क्या होगी? किसकी सरकार बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के रोजगार के लिए, बिहार की जो परेशानी है उन सबको दूर करने के लिए कौन सरकार अभी आने की चांसेस ज्यादा लग रही है? वहाँ की जो जनता है वो किस पे विश्वास करेगी? देखिए, उसी बिहार में गरीब निर्धन अति कम संख्या वाले नाई का बेटा कर्पूरी ठाकुर भी मुख्यमंत्री बना था ना, कि नहीं बना था? वो कैसे बने थे? जो लोग ये कहते हैं कैसे बने थे? नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार की उनके कुर्मी जात की संख्या कितनी है? बिहार में 5 या 6% होगा। कैसे बने? 15 साल से। इसलिए इस समाज के सभी वर्गों और समुदायों के अंदर जब विश्वास प्राप्त होता है, वही नेता बनता है। कभी कभी गलती होती है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के इन युवा वर्ग के नेताओं से और युवा वर्ग के सभी समाज के लोगों से कहूंगा कि तात्कालीन स्वार्थ के लिए दीर्घकालीन रास्ते को कभी मत छोड़ो। भाजपा तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, तो हम तात्कालीन स्वार्थ के लिए दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे केंद्र में सरकार है, यही भारतीय जनता पार्टी की अंतिम नहीं है। नरेंद्र मोदी के बाद भी इस राह पर चलने वाले इस धारा के लोग आते रहेंगे और इस राह को आगे तक ले जाते रहेंगे। और जो अभी नरेंद्र मोदी बड़े कठिन से, बहुत कठिनाई से रास्ते को बना रहे हैं, बहुत कठिनाई से, लेकिन जब ये रास्ता बन जाएगा, इसका नक्शा बन जाएगा, जिसको कहो डीपीआर बन जाएगा, और उस डीपीआर पर काम शुरू होगा, तो इससे आने वाले को काम में तीव्रता आएगी, गतिशीलता आएगी। अभी अगर हम 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं, तो आने वाले समय में हम 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे, 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे। लेकिन ये जो तात्कालिक स्वार्थ वाले क्षेत्रीय दल है जितने, वो सभी क्षेत्रीय दल एक समान है, चाहे वो बिहार का तेजस्वी यादव हो, चाहे और हो, कोई भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश हो या मायावती हो, या हरियाणा में हो, या आंध्र में हो, या तेलंगाना में हो, आप कहीं भी देखो ना, या बंगाल में देख लो,
बंगाली में देख लो, ममता की दृष्टि क्या है? बंगाल तक, उसके बाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि और नरेंद्र मोदी की दृष्टि संपूर्ण राष्ट्र के एक एक नागरिक और एक एक घर तक हमारी दृष्टि है। और हमें मान के चलते हैं कि जब भारत के हर घर में खुशहाली आएगी तो भारत खुशहाल बनेगा। भारत के हर नागरिक अगर स्वस्थ सबल होंगे तो देश स्वस्थ और सबल बनेगा। भारत के हर नागरिक शिक्षित होंगे तो देश शिक्षित और शिक्षित बनेगा। भारत के हर नागरिक सभ्य बनेंगे तो देश सभ्य बनेगा। और भारत के हर नागरिक 16 कला पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के समान अगर बनेगा तभी भारत विश्व में पूजित होगा। तो हम तो भारत को विश्व पूजित बनाना चाहते हैं, विश्व पूजित। और वो कुछ लोग लड़ते हैं तो वो कहते हैं कि अपने जात का नेता चुनो, अपने जात का नेता चुनो। माने कहां से राष्ट्र को कितनी नीचे गंदगी में ले जाना चाहते हैं। और आपने कहा कि अंतिम तो अंत में मैं कहूंगा कि उन जदवंशियों को सोचना चाहिए। उसी जदवंशी में कृष्ण पैदा लिया था, उसी जदवंशी में कंस भी पैदा लिया था। आज सारी दुनिया कृष्ण की पूजा करती है, स्तुति करता है। कृष्ण 16 कला पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर विश्व के संपूर्ण जाति के लोग आज कृष्ण की उपासना करते हैं। लेकिन कंस की पूजा करने वाले कितने हैं? लेकिन जिस समय कंस मथुरा का राजा था उस समय कंस के भय से पूरा राज कांपता था। और एक कृष्ण को बचाने के लिए सभी यदुवंशियों के बच्चों को कंस ने मरवा दिया था। क्यों? जो जाति के नाम पर लोग राजा बनेंगे वो अपने ही जाति के प्रतिभाशाली योग्य और उसी के जाति के अंदर अगर कोई तेजस्वी प्रतिभाशाली पैदा लेगा तो उसकी सबसे पहले वही हत्या करेगा। पराया नहीं मारेगा, पराया नहीं मारेगा। ये इतिहास है, इतिहास है। देखो उलट करके अपने ही समय में। और नरेंद्र मोदी की जात की कितनी संख्या है? कैसे प्रधानमंत्री हैं? और अब तक भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए उसमें सबसे ज्यादा सक्षम और शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। क्यों हुए? इसीलिए युवा वर्गों को की दृष्टि में दूरदृष्टि हो, दृष्टि में व्यापकता हो, हृदय में उदारता हो, व्यक्तित्व में महानता हो। और हर जदवंशी को अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहिए जैसे महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था कि मैं ही संपूर्ण विश्व में हूँ, संपूर्ण विश्व ही मुझ में है। मैं ही भारत के कण कण में हूँ, संपूर्ण भारत मेरे रोम रोम में है। मैं ही विश्व के संपूर्ण जातियों, भारत के संपूर्ण जातियों में, संपूर्ण संस्कृतियों में हूँ। सभी संस्कृतियां और सभी जातियां मेरे ही रोम रोम में निवास है। जिस दिन डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जिस दिन कृष्ण के वंश में कोई ऐसे शक्तिशाली पैदा लेंगे तो वो उस दिन कृष्ण के आदर्श को संपूर्ण विश्व में ले जाएंगे। कृष्ण के वंश का मानव जदवंशी नहीं, कृष्ण के वंश का मानव वंश का मतलब भारतवंशी। इस भारतवर्ष में कोई व्यक्ति अगर कृष्ण के जैसा व्यक्तित्व वाला जिस दिन पैदा हो जाएगा उस दिन वो कृष्ण का संदेश संपूर्ण विश्व तक ले जाएगा। उस दिन विश्व में महान हो जाएगा। हमको इस ओर प्रस्थान हमेशा करना चाहिए, हमेशा। मैं यहाँ तक आया हूँ, मैंने कहा ना कर्पूरी ठाकुर को नेता बनाने रामानंद की बारी
कपिल देव सिंह, सभापति सिंह, ये राजपूत ब्राह्मण भूमिहार थे, इन लोगों ने नहीं साथ दिया था क्या मुझे यहाँ तक पहुंचाने में? ब्राह्मण भूमिहार राजपूत कायस्थ जो ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने साथ नहीं दिया है क्या? कम हो या ज्यादा दिया ना? तो मेरा क्या धर्म बनता है? क्या धर्म बनता है? यही धर्म बनता है कि जिन्होंने मेरे लिए अपना पसीना बहाया, मैं भी अवसर मिले तो अपने काम से उनके पसीना की कीमत चुका दूं। जिन्होंने मुझे सम्मान दिया, मुझे अवसर मिले तो मैं भी उस सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण के भी गले लगा के अपनी बराबरी का बना दूं। ये दृष्टि लेके जब हम चलेंगे तब ये राष्ट्र बनेगा, ये समाज बनेगा। जी सर, बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ जानने को भी हमको मिला सर। आपकी जो राय है सर, वो हम सबके लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और साथ ही उम्मीद करूंगी कि जो हमारे दर्शक देखेंगे उनको भी बहुत सारी चीजें जान पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि नई पीढ़ी को, हम सबको संघर्ष का असली मतलब समझना होगा, राजनीति की असली मतलब समझना होगा। सिर्फ चंद पलों के लिए, चंद अपनी जातियों को लेके कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर हमें विकास चाहिए तो हमें विकास के लिए संघर्ष खुद भी और आने वाली सरकार से भी ये देख के आप वोट दें, या फिर आप मतदान, आपका मतदान बहुत कीमती है, हम सबका मतदान बहुत कीमती है, तो उसको सिर्फ जातिवाद पे, सिर्फ जात के भरोसे पे या जात देख के वोट ना दे, विकास पे वोट दे। और आपको जो भी लगता है या आपको लगता है कि आपके लिए कौन सी सरकार काम करेगी, उसकी राय जाने, उसको समझे, सबसे पहले परखे, उसके बाद उसे वोट दे। ये नहीं कि आपके जाति का है तो उसको वोट दे। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया और बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ जानने का हमें मौका मिला सर। धन्यवाद। मैं बिहार के सभी युवाओं के लिए शुभकामना देता हूं, उनके लिए सद्भावना प्रकट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी पीढ़ी के जितने लोगों ने हमने संघर्ष किया, वो हमारा संघर्ष और हमारा परिश्रम और पसीना निरर्थक नहीं जाएगा। बस मेरे गुरु के शब्द को लोग याद रखें। लोहिया कहते थे, राह को देखो, राही को मत देखो। अगर पराये जात का भी है और उसकी राह अच्छी है, सुखदायी है, लोक कल्याणकारी है, तो उसकी राह पर चलो। अपने जात के आदमी की राह अगर गलत है तो उस गलत राह पर जाओगे तो अंधकार में भटक जाओगे। इसलिए हमेशा राह को देखो, राही को मत देखो। राह को देखो, राही को मत देखो। सर, उम्मीद करती हूँ कि बिहार की युवा ये बात को समझे हमारी वीडियोस देख के और अपने वोट की कीमत पहचाने और सही को वोट दे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखते रहिए लोक बात, आगे की खबरें हम जारी रखेंगे हमारे चैनल पे। धन्यवाद।